जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमें क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसके अंदर कुल 40 MCQ के हैं, जिसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। यानी इसको दो वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे, एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। यानी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं। तो इसमें तीन तो उदाहरण हैं, यानी तीन ऑप्शन तो उदाहरणों के हैं, एक उदाहरणों का नहीं है। जैसे पहला है माइनिंग और लकड़ी काटना, बिल्कुल ये प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। भोजन संग्रहण और आखेट, ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। आखेट का मतलब भोजन होता है। कृषि एवं पशुपालन ये भी हैं। लेकिन निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण न होकर के ये द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, द्वितीय आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें आपको सत्य कथन बताना है। यहाँ पर सत्य कथन इतना बड़ा एग्जाम में पूछे न पूछे, लेकिन यहाँ से आपको रेगिस्तान के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, MCQ भी बना के और दिया जा सकता है। पहला है मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय मिलती हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह आ सकता है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आर्थिक क्रियाएं चार प्रकार की हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। बिल्कुल ये भी सही है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो चार प्रकार की होती हैं। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक क्रियाओं के चार प्रकारों के नाम लिखिए, ये भी कथन सही है। तीसरा है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। बिल्कुल जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। यहाँ पर आपको रेगिस्तान प्रश्न दिया जा सकता है। चौथा है मानव सभ्यता के आरंभिक काल में आदि मानव जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर था। यहाँ पर भी रेगिस्तान प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल मानव सभ्यता का जो आरंभिक युग था, उसके अंदर जो आदि मानव था वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के इन्वायरमेंट पर डिपेंड था। तो इसमें चारों ही क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, चारों ही कथन सही हैं। तो द ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कि प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। देखिए, जो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, प्राथमिक क्रियाओं के जो उदाहरण हैं, ये सारे के सारे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इनके अलावा इसमें मत्स्य पालन भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किन्हीं दो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण लिखिए। ये जो सारे प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, इनमें दो ऐसे हैं जो सबसे
प्राचीन हैं, जिन्हें प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो वो कौन से हैं? वो हैं भोजन संग्रहण और आखेट। भोजन संग्रहण और आखेट हैं, ये दोनों प्राचीनतम आर्थिक ज्ञात क्रियाएं हैं। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, वो है आपका कि भोजन संग्रहण का कार्य किसी क्षेत्र में नहीं किया जाता। यानी भोजन संग्रहण का कार्य किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भोजन संग्रहण का कार्य है वो विश्व के दो भागों के अंदर किया जाता है। विश्व के दो भागों के अंदर किया जाता है। इसमें एक तो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, और एक है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। अब जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं उनमें आता है उत्तरी कनाडा आता है, उत्तरी यूरेशिया आता है और दक्षिणी चिल्ली आती हैं। निम्न अक्षांश के अंदर ही अमेजन बेसिन आता है और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग इसके अंदर आता है। तो यदि अलग अलग आपसे पूछे तो आप अलग अलग याद रखना, उच्च का अलग बताना, निम्न का अलग बताना। और एक साथ पूछे तो जैसे अमेजन बेसिन भी आ गया, उत्तरी यूरेशिया भी आ गया और जो कांगो बेसन है ये भी आ गया। इसमें भारत नहीं है, तो द ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी 4 कथन दिए हैं, इसमें सही कथन बताना है। पहला कथन है आधुनिक समय में भोजन संग्रहण कार्यों का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया। बिल्कुल जैसे ही नई तकनीकी का विकास हुआ, जैसे ही नई तकनीकी का विकास हुआ तो जो भोजन संग्रहण कार्य था उनका क्या हो गया? व्यापारीकरण हो गया। दूसरा है च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? सबको पता है, चिक्कल कहते हैं। ये भी सही है। चिक्कल किससे बनाया जाता है? यानी च्युइंगम किससे बनता है? च्युइंगम है वो जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। ये भी सही है। चौथा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। बिल्कुल चलवासी पशुचारण है वो एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय माना जाता है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिनकोना नामक वृक्ष की जो खाल होती है उनसे क्या बनता है? यानी रबर, कुनेन, बलाटा, गोंद। पहली बात तो बलाटा क्या होती है? जो गेंद के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है वो बलाटा का बना होता है। तो देखिए जो सिनकोना नामक वृक्ष है उससे कुनेन की गोलियां बनाई जाती हैं और ये कुनेन की गोलियां मलेरिया बुखार के लिए यानी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ये याद रखना है, इनका उपयोग कुनेन की गोलियों में किया जाता है। जिस प्रकार रेशे का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है और जो यानी जो पत्तियां हैं पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ में किया जाता है, इस प्रकार से सिनकोना नामक वृक्ष की जो खाल होती है उनका उपयोग कुनेन की गोलियां बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख में किस नाम से जाना जाता है? यानी स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहला है, यहाँ पूछा है लद्दाख में इस कृषि को क्या कहते हैं। तो देखिए, यानी लद्दाख में किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लद्दाख ने करके आप यानी स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख लादांग में लादांग कहाँ पर जाना जाता है। ये थोड़ा सा प्रश्न आप इनकी लैंग्वेज गलत है थोड़ी सी, मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, भारत के जो उत्तरी और जो पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर इस कृषि को जुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्राजील के अंदर इस प्रकार की कृषि को रोको कहा जाता है। और मलेशिया और इंडोनेशिया में, कहाँ पर है? मलेशिया और इंडोनेशिया में इस कृषि को लद्दाख कहा जाता है। और यहाँ पर है मिल्पा। मिल्पा मिल्पा है वो मध्य अमेरिका और मेक्सिको, मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अंदर है इस कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा। यानी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जुमिंग, मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लद्दाख और ब्राजील में इन्हें रोको के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला है प्राचीन काल में, पहला है प्राचीन काल में आखेट यानी शिकार है वो पत्थर या लकड़ी के बने औजारों से या तीर से किया जाता था। यानी प्राचीन काल के अंदर जो लोग शिकार करते थे उनके पास कोई गोला बारूद बंदूक नहीं हुआ करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर या लकड़ी के बने औजार या फिर तीर का उपयोग शिकार में करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है नई तकनीकी के विकास से मत्स्य पालन का क्या हो गया? आधुनिकीकरण। पहले मत्स्य पालन एज ए जीवन निर्वाह व्यवसाय था, लेकिन जैसे ही देश में विश्व में नई तकनीकी का विकास हुआ तो मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण हो गया। ये भी सही है। तीसरा है आदिम कालीन मानव समाज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जंगली जानवरों पर या जंगली पशुओं पर निर्भर था। ये भी सही है। चौथा है भोजन संग्रहण व आखेट जैसे कार्य के लिए, यानी भोजन संग्रहण यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को एकत्रित करके जो मानव अपना भोजन करता था वो, और आखेट, इन कार्यों के लिए आपको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई हाई लेवल की टेक्निक की आवश्यकता है। न तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता होती है। तो ये चारों ही कथन है इसमें सही है। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशु व वनस्पति का संग्रहण करते हैं? यानी लोग हैं वो किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु और वनस्पति का संग्रहण करते हैं? तो ये भोजन के लिए भी करते हैं, वस्त्र के लिए भी करते हैं और आवास, शरण का मतलब होता है आवास बनाने के लिए भी करते हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्कटिक और उप ध्रुवीय, आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्र में यानी किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं?
यानी आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, ये हमें देखने हैं। तो देखिए, जो गाय और बैल हैं, गाय और बैल हैं, ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्रों में पाले जाते हैं। और जो ऊंट है, ऊंट है, भेड़ बकरी हैं, ऊंट के साथ भेड़ बकरी हैं, ये सारे के सारे सहारा एवं एशिया मरुस्थल के अंदर पाले जाते हैं। सहारा एवं एशिया मरुस्थल में ये पाले जाते हैं। याक और लांबा, याक और लांबा हैं, ये दोनों पशु तिब्बत और एंडीज, कहाँ पर है, तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं। जबकि बच गया क्या, रेंडियर, रेंडियर आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पाला जाता है और ये सलेज गाड़ी को खींचने के काम में आता है। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत में हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सी प्रजाति के लोग ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल में, जैसे ही ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र, यानी ये मैदानी क्षेत्र है, और जैसे ही ग्रीष्म काल आया तो ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही शीत ऋतु आएगी तो ये कहाँ आ जाएंगे, पर्वतीय भाग से मैदानों की ओर आ जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए, शीत ऋतु के अंदर पर्वतीय भागों में बर्फ जम जाती है, जिससे ये लोग अपने जीव जंतु को लेकर के नीचे मैदानों में आ जाते हैं या घाटियों में उतर आते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर पर्वतीय भागों से बर्फ पिघलती है तो नदी घाटियों में पानी भर जाता है, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लाइकेन जैसी घास मिल जाती है, तो ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रजाति है जो मैदानों से पर्वतों की ओर, पर्वतों से मैदानों की ओर स्थानांतरित होती रहती है, तो उसमें एक तो है गुजर एवं बकरवाल, गुजर एवं बकरवाल बिल्कुल है, गद्दी जनजाति भी बिल्कुल है, बूटिया जनजाति भी बिल्कुल है। गुजर बकरवाल अलग अलग हैं, गुजर अलग हैं, बकरवाल अलग हैं, गद्दी बूटिया, ये चारों ही जनजातियां इस प्रकार का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलवासी पशु चारण किन क्षेत्रों में किया जाता है। चलवासी पशु चारण का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान। ये लोग यहाँ पर जब तक रुकेंगे जब तक जब तक इनके पशुओं के लिए यहाँ पर इनको घास और पानी मिलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ समाप्त हो जाएंगी, ये लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ समाप्त हो जाएंगी, ये लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। तो चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में होता है, मंगोलिया एवं मध्य चीन में किया जाता है, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों में भी होता है, अफ्रीका के मेडागास्कर में भी होता है। इसका मतलब इसमें द ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलवासी पशु चारकों की संख्या घटने के क्या कारण है। यानी दिन प्रतिदिन चलवासी पशु चारकों की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण होना, दूसरा कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो ए और ब दोनों ही हैं, यानी इसमें स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण क्या कहलाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र,
चाहे वो भोजन संग्रहण का काम हो, चाहे वो आखेट का काम हो, मत्स्य पालन का काम हो, लकड़ी का काम हो, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो भी लोग करते हैं वो घर से बाहर करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सवर्ण कोल्लर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। सवर्ण कोल्लर श्रमिक उन्हें कहा जाता है। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? यानी वाणिज्य वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा भाई इसमें, वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है। तो न्यूजीलैंड तो है, न्यूजीलैंड बिल्कुल है, अर्जेंटीना भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन एशिया का टुंड्रा प्रदेश है वो नहीं है। इसमें आपके ये दिए हुए हैं कि वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित क्षेत्र नहीं है, छांटना है। तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना है, ये तो हैं। एशिया का टुंड्रा प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन वाणिज्य पशुधन पालन की दृष्टि से सही है? यानी 4 कथन दिए हैं, 4 में से कौन सा कथन वाणिज्य पशुधन पालन की दृष्टि से सही है? पहला है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पूंजी का निवेश किया जाता है। दूसरा है, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी सही बात है। दूसरा है, वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। चौथा, इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननांगिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। तो इसमें चारों ही कथन है, ये इसमें वाणिज्य पशुधन पालन की दृष्टि से सही है। तो इसमें द ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। 17वां क्वेश्चन है, वो है गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। देखिए, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो गहन निर्वाह कृषि है, इस गहन निर्वाह कृषि को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो इसमें गहन निर्वाह कृषि की मुख्य क्या पूछी है, फसल पूछी है, तो इसमें सरसों और सोयाबीन तो किसी भी सूरत में हो नहीं सकती, और गेहूं भी है, चावल भी है। बट इसमें चावल है, वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है, चावल प्रधान। और ये गेहूं है, ये है चावल रहित। ये ध्यान रख लेना, गहन निर्वाह कृषि को 2 मुख्य भागों के अंदर बांटा है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल सर्वश्रेष्ठ फसलें मानी जाती है। जबकि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, इसमें गेहूं, सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है। तो इसमें वैसा देखा जाए तो एक ये नहीं है, सिर्फ सह नहीं है। तो आप प्रश्न यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल नहीं है। नहीं है में गेहूं तो है, चावल भी है, और सोयाबीन भी है, सरसों नहीं है। इसमें सरसों नहीं है, तो इसमें इस प्रकार याद करें। 18 नंबर क्वेश्चन है, आदिम कालीन कृषि की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, आदिम कालीन कृषि है,
ये आदि मानव के द्वारा घने वनों को जलाकर की जाती है और एक जगह ये 3 से 5 वर्ष तक खेती करते हैं और फिर ये भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। फिर ये लोग दूसरी जगह जाकर के घने वनों में आग लगा करके और फिर कुछ समय बाद वहां कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब भूमि बंजर हो गई। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई, भूमि की उर्वरकता का क्या हो जाना, कम होना। भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाना, कम हो जाना आदिम कालीन कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राजील में किसके बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में किसके बागानों को फेजेंडा कहा जाता है भाई। तो आप सबको ये क्वेश्चन आता है, ब्राजील में चाय के बागानों को, ब्राजील में किसके बागानों को, उत्तर बताएं इसका। ब्राजील में जो कॉफी के बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहते हैं, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह निम्न में से रोपण फसल नहीं है। चाय, कॉफी, केला, गन्ना, कॉफी, रबर, जौ, गेहूं। आप जानते हैं जौ और गेहूं है वो रोपण फसल नहीं है। बाकी चाय भी रोपण है, कॉफी भी है, रबर भी है, केला भी है और गन्ना भी है। बट गेहूं और जो है वो रोपण फसल नहीं है। तो ये थे आपके आज के एक भाग में 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन व्याख्या सही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो विद्यार्थी, जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसको आपका एक बेनिफिट मिलेगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।